हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले थी, संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 8 से 10 मिनट के अंतर्गत, या कोशिश करूँगा 5 ही मिनट में हम लोग भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूचियाँ हैं, अर्थात 1 से लेकर 12 तक सभी अनुसूचियाँ याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पूरा क्लास देखने के बाद अगर आप लोग को याद हो जाए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि भारतीय संविधान में कभी कभार पूछ लिया जाता है कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में अगर कभी पूछ लेगा तो मूल संविधान में आप लोग बताएंगे 8 अनुसूची थी। ठीक है, बाकी अनुसूचियों को कैसे जोड़ा गया अभी जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रथम अनुसूची। देखिएगा, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग केवल मेरी आवाज़ को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिखने का काम करूँगा, समझाने का काम ज़्यादा करूँगा मैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो इसमें बोला गया है कि भारतीय संघ के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संघ के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों या संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो पहली अनुसूची क्लियर हो गई आप लोग की। पहली अनुसूची में 28 राज्य, ठीक है, और 8 यूटी। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत हम लोग को कितना याद करना है, तो बस केवल और केवल इतना ही हम लोग को द्वितीय अनुसूची में जानना है कि इसमें इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ता या कह सकते हैं भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। ठीक है, आप लोग को बस इतना ही जानना है द्वितीय अनुसूची में। और इसमें कौन कौन से पदाधिकारी हो जाएंगे, तो इसमें नाम पूछता नहीं, लेकिन एक बार आप लोग को जल्दी से मैं बता देता हूँ। जैसे इसके अंतर्गत आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी आपके हो जाएंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के अंतर्गत हम लोग को क्या देखना है, तो शपथ एवं शपथ पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, या कह सकते हैं केवल शपथ ही याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, तीसरी अनुसूची में केवल याद रखेंगे शपथ। अब शपथ की मतलब इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन शपथ लेगा, तो आप लोग इसको ना याद करके सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन शपथ नहीं लेते हैं। बाकी मतलब केवल 3 ही लोग हैं जो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं, और बाकी जितने पदाधिकारी हो जाएंगे सभी भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं। कौन कौन तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं, तो आपके आ जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आप लोग को पता होगा, या नहीं पता होगा तो आगे पढ़ाएंगे, तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाएंगे उपराष्ट्रपति, और कौन आ जाएंगे, राज्यपाल। इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं सब भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं चौथी अनुसूची। हम लोग क्या पढ़ते हैं, चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची में बताया गया इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। अर्थात विभिन्न, या कह सकते हैं विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश से राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये राज्यसभा में सीटों का मतलब किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, ये आपका किस अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। बस इतना याद रखना चौथी अनुसूची में। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत क्या बताया गया, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति। देखिएगा, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया, तो अनुसूची 5 में किया गया। ठीक है, अनुसूचित 6 में हम लोग आ जाते हैं। अनुसूचित 6 में क्या बताया गया है, तो इसमें आपका
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ATAAM। ठीक है, असम, ए से असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम के क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो 7वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत 3 सूचियाँ होती हैं। एक आपकी आ जाएगी संघ सूची, एक आपकी आ जाएगी राज्य सूची, एक आपकी आ जाएगी समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाएगा और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बनाएंगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसमें आप लोग को बता दूं ताकि ज़्यादा समय ना लगे, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, तो वाकई में पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं संघ सूची के अंतर्गत, देखते हैं। देखिए, संघ सूची में पहले यहाँ पर 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कानून बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके विदेशी मामले, जितने विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब किस में आ जाएंगे? तो संघ सूची के अंतर्गत आ जाएंगे सारे विषय। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाएगी, और इसमें कुल कितने विषय थे? पहले आपका 66 विषय थे और अब 61 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आ जाएंगे? तो जैसे शांति और व्यवस्था हो गया, पुलिस, जेल, ठीक है, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? व्यापार आपका हो जाएगा, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएंगे। समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले 47 विषय थे और अब वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिएगा, जिससे सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है आपका समवर्ती सूची से ही पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आपके आ जाएंगे? तो इसके अंतर्गत आपके दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ आदि, वन वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची के अंतर्गत, जो आप लोग को याद रखना है, तो आपका इसमें जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण आपका हाँ, आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको आप लोग याद रखेंगे। शिक्षा को आप समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको याद रखेंगे। ठीक है, कृषि को याद रखेंगे आप लोग, वन को याद रखेंगे, जेल को याद रखेंगे, पुलिस को याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएँ थी। ठीक है, लेकिन इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएँ हैं? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में, यहाँ पर 8वीं अनुसूची है, एक सेकेंड, यहाँ पर, हाँ, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं, लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। तो भाषाओं को कैसे जोड़ा गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, आपकी जो 15वीं भाषा थी, 15वीं भाषा थी, इसको सिंधी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधी। सिंधी को कब जोड़ा गया? तो 1967 में जोड़ा गया। 1967 में जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नमक को जोड़ा गया। नमक का मतलब आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 2003 में। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली, संथाली, बोडो एवं डोगरी आपका 4 भाषा जोड़ा गया। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली आपका क्रम मायने नहीं रखता, आप लोग को बस याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। ठीक है, ये 4 भाषा जोड़ा गया। कुल कितनी भाषाएं वर्तमान में? वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। आगे हम लोग चलते हैं 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या है, सॉरी 10वीं करें, 9वीं अनुसूची अभी हम लोग का छूट जा रहा था, तो 9वीं अनुसूची देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची देखिएगा, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है, कौन सा विषय है? तो इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण
के विधियों का उल्लेख किया गया, अर्थात 9वीं अनुसूची को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, ठीक है, लेकिन बाद में संशोधन किया गया। अब हम लोग आ जाते हैं 10वीं अनुसूची को पढ़ते हैं, नहीं तो समय हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग 10वीं अनुसूची देखते हैं। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, देखिए 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें किस विषय का उल्लेख है, तो इसमें दल बदल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रामीण सूची। ग्रामीण सूची के अंतर्गत हम लोग देखते हैं यह अनुसूची कब जोड़ी गई, पहले देख लेते हैं। ग्रामीण ब्राह्मी दोनों लगातार हम लोग याद कर लेते हैं। तो ग्रामीण अनुसूची 73वें संविधान के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ब्राह्मी अनुसूची आपकी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। तो ग्रामीण अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1993 में। और ये भी आपकी 1993 में जोड़ी गई। कहीं कहीं आपको मिलेगा ये वाला 1992, ये वाला 1993, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको 1993 ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्रामीण अनुसूची में क्या है, तो देखिएगा ग्रामीण अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। और इसमें कुल कितने विषय हैं ग्रामीण अनुसूची में, 29 विषय हैं, ठीक है। और इसमें देखिएगा नगर पालिका या आप कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख है, किसमें, आपका ब्राह्मी अनुसूची में। और इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं, ठीक है। इसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। तो ये रही आज 1 से लेकर ब्राह्मी अनुसूची, सब आप लोग को याद हो गई होगी, ठीक है। और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।